नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और इस सेशन में ऐसे प्रश्नों का भी समावेश किया जाता है जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वही दोस्तों, इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों पता है आपको, जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जब तक कि आपको इकोनॉमिक्स का अच्छे से थियरी तैयार नहीं है, तब तक दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा आपको पढ़ाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे नोट्स दिए जा रहे हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स के साथ एक समस्या होती है, या तो नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो समझ में नहीं आते हैं, पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है। तो सिंपल सटीक और साधारण भाषा में कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स आपको मिल रहा है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको कराए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप टेस्ट को देंगे, देख पाएंगे कि आपकी तैयारी आपके एग्जाम के के लिए कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के भी सारे क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और साथ ही साथ करंट भी आपका कवर करा दिया जाएगा। तो झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच चल रहा है, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच चल रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम है। इट मीन्स कि अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, हमेशा आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे और मेरी जिम्मेदारी होगी कि हर कंटेंट को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। एडमिशन ओपन है। एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपया दोस्तों। तो 2000 रुपया आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, 9415 863 873 पे। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। दोस्तों जो लोग भी एडमिशन ले रहे हैं या जो लोग भी एडमिशन लिए हैं, ईमानदारी से, मतलब जो लोग भी एडमिशन ले रहे हैं, ले चुके हैं या जो लोग भी एडमिशन लेने वाले हैं, ईमानदारी से आप दोस्तों 1 घंटा कॉन्सेप्ट को पढ़िए। कम से कम दोस्तों 30 मिनट जो है वो नोट्स को पढ़िए। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रोज लगाइए, ठीक है, मतलब देखिए। और एक जो उसमें टेस्ट पेपर आपको दिया गया है उसको रोज अटेम्प्ट करिए। इतना आप ईमानदारी से करेंगे दोस्तों तो कहीं से भी कुछ इधर उधर होने वाला नहीं है, सारी चीजें यहीं से कवर हो जाएंगी। आपको कुछ भी इधर उधर से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों झारखंड टीजीटी पीजीटी का भी बैच प्रारंभ है। यहाँ भी आपको वो सारी सुविधाएं दी जाती हैं जो यूपी टीजीटी के लिए दी जाती हैं। वीडियो क्लासेस मिलेगा, नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, झारखंड स्पेशल, सब कुछ करवाया जाएगा दोस्तों। एडमिशन जो है वो ओपन है। 2000 रुपये इस नंबर पे पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो केवल आपको इकोनॉमिक्स का नोट चाहिए तो सिंपल सटीक और सरल भाषा में लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एक क्रम से आपको इकोनॉमिक्स का सारा नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसमें करंट का भी मैटर दोस्तों शामिल होगा। 500 पेमेंट करके इस नंबर पे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज तैयार कर दिया गया है, टेस्ट दीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है आपके एग्जाम के लिए, और आपके एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ 1250 प्रश्नों की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो एडमिशन आप लोग इस नंबर पे पेमेंट करके ले सकते हैं। अगर जो आपको केवल 2000 से लेकर के 2021 तक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, मतलब वीडियो फॉर्म में मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया है और पीडीएफ फॉर्म में, दोनों उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अगर जो आप कॉन्सेप्ट की क्लास में एडमिशन लेते हैं तो कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ भी अतिरिक्त, ना ही इकोनॉमिक्स के नोट्स के लिए, ना ही टेस्ट सीरीज के लिए, ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए, और ना ही दोस्तों करंट के लिए कुछ भी आपको अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। सारी चीजें मेरे द्वारा दी जाएंगी। तो एडमिशन ओपन है। जिन लोगों ने भी एडमिशन अभी तक नहीं लिया है जरूर ले लीजिए। ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे पढ़ते रहिए। कहीं भी इधर उधर से प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको यहाँ पे कवर करा दिया जाएगा। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बिल्कुल ठीक है रत्नेश जी, आई एम जी, अमरेश यादव जी, अफजल हसन जी, उर्मिला जी, बिल्कुल ठीक है। रमेश जी, सुनीता जी, सुमन जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी एंड गुड इवनिंग। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे दोस्तों अपने सेशन के पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्न में से कौन सा व्यापार समझौता भेदभाव रहित तथा जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार तथा विकास को गहन करना है। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग डी बता रहे हैं,
भाई द्विपक्षीय व्यापार समझौता, द्विपक्षीय व्यापार समझौता ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यापार समझौता भेदभाव, मतलब किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है? वैश्विक व्यापार व्यापार को बढ़ाना और इसका क्या करना? विकास करना। तो भैया वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें तो बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था शामिल हो जाएगी ना, तो ये बहुत हो जाएगा ना, मतलब बहुपक्षीय व्यापार समझौता हो जाएगा ना। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ये होता है दोस्तों बहुपक्षीय व्यापार समझौता। बहुपक्षीय व्यापार समझौता आता है और इसी के तहत क्या कहता है कि वैश्विक व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए और जो मतलब देश हैं, अन्य अन्य देश हैं, उन देशों को किस तरीके से सुगम व्यापार करवाया जाए और साथ ही साथ इसका इसका किस तरीके से व्यापार का विकास किया जाए, इस बारे में चर्चा जो होती है वो बहुपक्षीय व्यापार समझौता के अंतर्गत होती है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बढ़िया सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय कौन सी बैठक पहली बार किसी अफ्रीकी देश में हुई थी? चलिए अच्छा सा प्रश्न है, बताइए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय कौन सी बैठक पहली बार किसी अफ्रीकी देश में हुई थी? क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या याद आया? इसकी बात कर रहा है, WTO की बात कर रहा है। क्या उत्तर होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो विश्व व्यापार की मंत्री स्तरीय कौन सी बैठक पहली बार अफ्रीकी देशों में हुई थी? तो ये जो बैठक हुआ था ना भैया, ये हुआ था 2015 में। और ये कहाँ पे हुआ था? ये केन्या में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये जो हुआ था वो केन्या में हुआ था। और क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और यहीं पे दोस्तों दो नए सदस्यों को शामिल किया गया था। कौन? एक लाइबेरिया और दूसरा दोस्तों अफगानिस्तान। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये 10वीं बैठक थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का सबसे नवीनतम देश कौन है भैया? ये है अफगानिस्तान। तो किस नंबर का है? 164 नंबर का, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चक्रव्यूह का तात्पर्य निम्न है। अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चक्रव्यूह का क्या तात्पर्य भैया बताइए? चलिए, चक्रव्यूह का तात्पर्य क्या है दोस्तों? एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है, तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए भाई बताइए इस प्रश्न का उत्तर, क्या उत्तर होगा? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के चक्रव्यूह का का तात्पर्य निम्न है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी यहाँ पे बी की बात बोल रही हैं कि अगर जो कोई उद्यमी, अगर जो कोई व्यवसायी उद्योग में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, तो उसको उद्योग से बाहर होना क्या होता है? बहुत ही कठिन होता है। इसी का मतलब है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में चक्रव्यूह, ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया? बी बोल रहे हैं ना। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं कि व्यवसाय में उद्यमियों का बहिर्गमन क्या होता है? अत्यधिक कठिन होता है। मतलब अगर जो किसी उद्योग में कोई एक फर्म उतर जाए, कोई एक व्यवसायी आ जाए, तो उसे क्या करना पड़ता है दोस्तों? भारी लागत लगा करके एक फर्म तैयार करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में अपने वो संपूर्ण लागत को खोएगा तभी तो वो बाहर जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अपनी संपूर्ण लागत को कभी खोना नहीं चाहेगा। तो व्यवसाय से उद्यमियों का बहिर्गमन क्या होता है? अत्यधिक कठिन होता है। अगला, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बताइए कि भारत में खाद्य सुरक्षा का प्राथमिक फोकस निम्न पर है। बढ़िया सा प्रश्न है कि भारत में खाद्य सुरक्षा का प्राथमिक फोकस किस पे है भैया? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। भारत में खाद्य सुरक्षा
ये जब खाद्य सुरक्षा की बात होती है तो हम किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं, याद आ रहा है? खाद्य सुरक्षा की बात होती है तो हम लोग अंत्योदय की बात करते हैं, और भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती है उसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई कि ये इजी सी बात है कि जो निर्धन परिवार होते हैं उनके बीच खाद्यान्नों का सार्वजनिक वितरण कैसे हो। ठीक है, तो जितने लोग भी बी की बात बोल रहे हैं कि भारत खाद्य सुरक्षा का प्राथमिक फोकस जो होता है वो निर्धन परिवारों को के बीच खाद्यान्नों के वितरण से संबंधित है, कि जो लोग निर्धन है, जो लोग खाद्यान्न क्या कर पा रहे हैं कि स्वयं नहीं जुटा पा रहे हैं, तो उनको क्या किया जाए, खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन नंबर बी। अगला, जनांकिकीय लाभांश का प्रयोजन है। चलिए भैया, जनांकिकीय लाभांश का प्रयोजन क्या होता है? ठीक है, सॉरी, जनांकिकीय लाभांश का प्रयोजन क्या होता है, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जनांकिकीय लाभांश का प्रयोजन क्या होता है? ऑप्शन नंबर, क्या बोल रहे हैं भाई? बिल्कुल ठीक है, सी बोल रहे हैं, और कोई सी के अलावा? सी के अलावा? बिल्कुल ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो 15 से दोस्तों 59, 15 से 59 दिया है, ये अक्सर दोस्तों आपको 15 से क्या मिलेगा दोस्तों, 15 से 64 मिल सकता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो 15 से 59 के आयु वर्गों के लोगों का बड़ा अनुपात, और हमारे देश में लगभग हमारे देश में जनांकिकीय लाभांश के अंतर्गत दोस्तों लगभग कुल जनसंख्या का 90% है जो इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है, मतलब 15 से 59 के बीच आता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, किसी वस्तु के उत्पादन में उसके घरेलू जोड़े मूल्य पर प्रशुल्क की गणना को क्या कहते हैं, बताइए। बिल्कुल ठीक है, कि किसी वस्तु के उत्पादन में उसके घरेलू जोड़े मूल्य पर प्रशुल्क की गणना को क्या कहा जाता है? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर है रवि? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ डी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं, विशिष्ट प्रश्न। अच्छा ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल। तो जितने लोग, देखिए क्या ये कह रहा है, ध्यान से देखिए, अगर जो कंसंट्रेशन थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो प्रश्न नहीं कर पाएंगे। ये कह रहा है कि किसी वस्तु के उत्पादन में उसके घरेलू जोड़े मूल्य पर प्रशुल्क की गणना को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, मैक्सिमम लोग बी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों ये जो है, इसे प्रभावी संरक्षण की दर बोला जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, प्रभावी संरक्षण की दर बोला जाता है। तो जितने लोग भी डी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे राइट होगा, बी वाले सब गलत हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, मैक्सिमम लोग गलत कर रहे हैं कि किसी वस्तु के उत्पादन में उसके घरेलू जोड़े मूल्य पर प्रशुल्क की गणना को हम क्या बोलते हैं, प्रभावी संरक्षण की दर बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर जो कि आपके देश में किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, तो सरकार चाहती है ना कि अपने देश के उद्योग क्या हो सके, आगे बढ़ सके। तो ऐसी स्थिति में जो प्रशुल्क की मात्रा होती है वो काफी कम उस उद्योग पे लगाया जाता है। जो टैक्स होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं काफी कम लगाया जाता है, तो इसे प्रभावी संरक्षण की दर कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रेविस सीगर परिकल्पना का संबंध किससे? चलिए भैया, प्रेविस सीगर साहब आ गए। अब ये बात तो सबको पता होगी कि प्रेविस सीगर साहब लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि अगर जो कोई विकासशील देश कोई अल्प विकसित देश से व्यापार करता है तो अल्प विकसित देश को बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अर्थात व्यापार की जो शर्त होती है वो अल्प विकसित देशों के प्रतिकूल होती है। मतलब अगर जो अल्प विकसित देश से व्यापार करता है तो इस व्यापार से अल्प विकसित देश को हानि होती है। तो चलिए भैया, मुझे बताइए इस प्रश्न का उत्तर,
तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग भी डी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बिगड़ती व्यापार की शर्त से। ठीक है, यानी अगर जो अल्प विकसित देश से व्यापार करेगा तो अल्प विकसित देश की व्यापार शर्त में क्या आ जाएगा दोस्तों? उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी देश की व्यापार की शर्त 2 है तो उसके साथ ही व्यापारी देश के लिए व्यापार की शर्त क्या होगी? ठीक है, ये कह रहा है कि यदि किसी देश की व्यापार की शर्त 2 है तो उसके साथ ही व्यापारी देश के लिए व्यापार की शर्त क्या होगी? चलिए बताइए भैया। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल। तो अब व्यापार की शर्त आपके सामने आ गया तो आपको याद आना चाहिए कि अच्छा सर, व्यापार की शर्त उस दर उस दर की ओर संकेत करती है जिस दर पर एक देश की वस्तुएं दूसरे देश की वस्तुओं से क्या करती है दोस्तों? विनिमय करती है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 1/2 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और व्यापार की शर्तों का फार्मूला क्या होता है कि आयात का कुल मूल्य अपान निर्यात का कुल मूल्य। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यदि किसी देश की व्यापार शर्त 2 है तो उसके साथ ही व्यापारी देश के लिए व्यापार की शर्त जो हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। अगला प्रश्न, कस्टमर यूनियन बनाने से निम्न हो सकता है। कस्टमर यूनियन बनाने से क्या फायदे हो सकते हैं आपको बताना है, क्या फायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं कस्टमर यूनियन बनाने से? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, कस्टमर यूनियन से संबंधित विचार सबसे पहले जो दिया गया था वो जैकब वाइनर के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा कि कस्टमर यूनियन की जो अवधारणा है यह सर्वप्रथम जैकब वाइनर के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने क्या कहा? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भैया, सी बोल रहे हैं, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि कल्याण में वृद्धि व कल्याण में कमी दोनों हो सकता है। तो कस्टमर यूनियन अवधारणा के अंतर्गत बेसिकली दोस्तों जो जैकब वाइनर साहब ने बताया, बहुत आसान भाषा में मैं आपसे कहूँ तो उन्होंने ये कहा कि जो कस्टमर यूनियन संघ के जो सदस्य होते हैं ना, वो अपने अपने सदस्य देशों के लिए जो प्रशुल्क होता है उसका एक अलग दर निर्धारित करते हैं और विश्व के अलग जो देश होते हैं उनके लिए प्रशुल्क का एक अलग स्तर वो निर्धारित करते हैं। तो क्या हुआ? कल्याण में वृद्धि व कल्याण में कमी दोनों आ सकती है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, कि किसी वस्तु को कभी कभी घरेलू बाजार की तुलना में विदेशी बाजार में कम कीमत पर बेचना क्या कहलाता है? प्रश्न तो बहुत ईजी है लेकिन आपने तो पढ़ रखा है, डंपिंग बोलते हैं, इसको डंपिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चारों ऑप्शन में आपको डंपिंग दिखेगा, तो भैया कौन सी डंपिंग बोलते हैं आपको बेसिकली बताना है। ठीक है, चलिए। तो किसी वस्तु को कभी कभी घरेलू बाजार की तुलना में विदेशी बाजार में कम कीमत पर बेचना कहलाता है। ये बात तो हमको पता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने उत्पादन का स्तर बहुत ज्यादा कर देते हैं या विश्व बाजार में अपने आप को स्थापित करने के लिए हम अपनी वस्तुओं को सस्ता बेचते हैं। ठीक है, डंपिंग के बेसिकली मुख्य तौर पे दो उद्देश्य हो सकते हैं, या तो हमारे देश में जितनी वस्तुओं की मांग है उससे ज्यादा हमने उत्पादन कर दिया, या दूसरे तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त उत्पादन को विश्व मार्केट में ले जाकर के हम क्या करेंगे? बेचेंगे। वहीं दूसरी तरफ अपने आप को हम विश्व मार्केट में स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए वस्तुओं को पहले सस्ता बेच के अपने कस्टमर बनाएंगे और फिर थोड़ा सा वस्तुओं को महंगा करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है भैया, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सी के तरफ मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, तो जितने लोग भी सी के तरफ जा रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। इसे बोला जाता है दोस्तों विरल डंपिंग। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि किसी वस्तु को कभी कभी
घरेलू बाजार की तुलना में विदेशी बाजार में कम कीमत पर बेचना जो है, इसे बिरल डंपिंग कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, डंपिंग तो सबको पता है, लेकिन ये बिरल डंपिंग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हेक्सर ओलिन सिद्धांत की वैधता की आवश्यक शर्त क्या है? चलिए भैया, हेक्सर ओलिन सिद्धांत की वैधता की आवश्यक शर्त क्या है? अब देखिए, कभी कभी हेक्सर ओलिन से बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न तो सिंपल ही है, लेकिन ऑप्शन को क्या कर दिया है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। तो आराम से करिएगा इस प्रश्न का। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो इजी सी बात है भैया, ये साधन संपदा की ही तो बात करते हैं ना, कि जिस अगर जो आपके देश में जिस जो साधन ज्यादा सस्ते उपलब्ध हैं या जो प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, उसी उसी का आप क्या करिए, उसी से उत्पादन करिए और उसी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचिए। भैया छोटी सी बात है, साधन संपदा, समान साधन तीव्रता। अगला सिद्धांत जो यह बताता है कि स्वतंत्र व्यापार से देश के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध साधन की आय बढ़ेगी, ये कौन सा सिद्धांत हमें बताता है? चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, कि सिद्धांत जो यह बताता है कि स्वतंत्र व्यापार से देश के प्रचुर मात्रा में में उपलब्ध साधन की आय बढ़ेगी। बढ़िया सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक दो बातें आपको याद आनी चाहिए, एक दो बातें आपको याद आनी चाहिए। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टोपलर सैमुअल्सन सिद्धांत की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ये स्टोपलर सैमुअल्सन सिद्धांत हमें ये बताता है कि स्वतंत्र व्यापार से देश के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध साधन की आय बढ़ेगी। ये बात किसने कहा था दोस्तों? स्टोपलर सैमुअल्सन के द्वारा कहा गया था अपने सिद्धांत में। अगला प्रश्न, आयात प्रशुल्क का करापात किस पे होगा? चलिए भैया बताइए, आयात शुल्क का करापात किस पे होगा? अगर जो हम किसी दूसरे देश से अपने देश में वस्तुओं का आयात कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं कि दूसरे देश के प्रोडक्ट को अपने देश में मंगवा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा बताइए, किसके ऊपर टैक्स पड़ेगा? इजी सी बात है। चलिए, चलिए ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अगेन सी के तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। सी के तरफ क्यों जा रहे हैं भाई? सी के तरफ क्यों जा रहे हैं? सी में ऐसा क्या है कि अच्छा लग गया? नहीं जाना था। आयात शुल्क मतलब हम क्या कर रहे हैं कि वस्तुओं को मंगवा रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इजी सा प्रश्न है, कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं? भैया ये उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ेगा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार मैंने इस प्रश्न को बताया है, बहुत बार इसकी व्याख्या भी मैंने की है। अगला प्रश्न, राज्य द्वारा दी गई सेवाओं के लिए किए गए भुगतान को क्या कहते हैं? अगर जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आपको कोई सेवा दे रही है, तो इसके बदले में जो आप भुगतान करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चलिए मुझे बताइए। चलिए थोड़ा सा एक बार लाइक और शेयर भी दोस्तों जरूर सेशन को कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर, कि राज्य द्वारा दी गई सेवाओं के लिए किए गए भुगतान को क्या बोलते हैं? चलिए भाई, क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं भैया, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। राज्य गवर्नमेंट आपको, राज्य सरकार जो भी सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराती है, उसके बदले देखिए सेवा प्रोवाइड कराएगी, सेवा प्रोवाइड कराएगी तो क्या लेगी? फीस लेगी। ऑप्शन नंबर सी, इजी सी बात है, सभी लोग कर पा रहे हैं। अगला, जो कर किसी वस्तु विशेष के गुणों गुणों
जैसे भार, आकार या मात्रा पर आधारित होता है उसे क्या बोलते हैं? एक बात, अगर जो आपकी मेमोरी अच्छी है तो आपको याद आना चाहिए। एक प्रश्न बनता है कि ये बताइए कि पनीर पे लगाए जाने वाला टैक्स जो होता है वो किस प्रकार का कर होता है? ठीक है, पनीर पर जो टैक्स लगाया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि पनीर है, इस पे जो टैक्स लगाया जाएगा वो किस प्रकार का कर होता है? क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बी क्यों बोल रहे हैं भाई? मूल्य वर्धित, मूल्य वृद्धि कर थोड़ी होता है। मूल्य वृद्धि नहीं, इसको मूल्य अनुसार होना चाहिए। मूल्य अनुसार का क्या होता है दोस्तों? कि जो कर वस्तु के मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। मूल्य के कर के मूल्य, किसी वस्तु के मूल्य के आधार पे जो कर लगाया जाता है उसे मूल्य अनुसार कर बोलते हैं। और जो विशिष्ट कर होता है भैया, वो क्या होता है? ये विशिष्ट कर ऐसा होता है कि उस वस्तु के भार पर, आकार पर या मात्रा पे, मतलब उसकी, उसका क्या किया जाता है दोस्तों? उसका एक मेजरमेंट किया जाता है कि कितने किलो का है, कितने टन का है, ठीक है, कितने ग्राम का है। और उस आधार पे अगर जो हम टैक्स लगाते हैं तो इसे विशिष्ट कर बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्न में से कौन अंतरण भुगतान का मद नहीं है? ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन अंतरण भुगतान का मद नहीं है? अंतरण भुगतान के मद का मद कौन सा नहीं है? क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल। तो अंतरण भुगतान के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या आता है? ठीक है, अंतरण भुगतान के अंतर्गत दोस्तों ऐसा सरकार के द्वारा किया गया भुगतान आता है जिससे डायरेक्ट, मतलब जो सरकार पैसा पेमेंट तो करती है, सरकार पैसा देती तो है, लेकिन उसके बदले वो प्रत्यक्ष रूप से कोई सेवा प्राप्त नहीं करती है। जैसे पेंशन हो गया, तो अगर जो आप रिटायर हो गए हैं, आप कोई सेवा नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी आपको पेंशन मिल रहा है। जैसे छात्रवृत्ति हो गई, आप स्टूडेंट हैं, कोई सेवा नहीं दे रहे, बस आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सरकार आपको पैसा देती है। अनुदान जो हो गया, सब्सिडी, ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जो लाभांश होंगे दोस्तों, इसको हम अंतरण भुगतान के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। मुद्रास्फीति की दर घटाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? चलिए भैया, बिल्कुल ठीक है। चलिए, कि मुद्रास्फीति अर्थात क्या, सॉरी, मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है दोस्तों? महंगाई होता है। तो अगर जो महंगाई को कम करना है आपको, तो सरकार उसके लिए क्या कर सकती है आपको बताना है। चलिए भाई, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भैया राजकोषीय उपाय होते हैं और मौद्रिक उपाय होते हैं। राजकोषीय उपाय सरकार के द्वारा अपनाए जाते हैं, मौद्रिक उपाय आरबीआई के द्वारा अपनाए जाते हैं। ये सारी चीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि आय को क्या कर देना चाहिए दोस्तों? बढ़ा देना चाहिए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप सभी लोग को पता है कि मुद्रास्फीति की स्थिति क्या होती है, कि इसके अंतर्गत कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का जो मूल्य होता है वो कम हो जाता है। तो भैया क्कीमतों में वृद्धि होती है, तो ऐसी स्थिति में लोगों के कर को आप क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए। क्यों कीमतों में वृद्धि होती है? क्योंकि पैसा लोगों के पास मुद्रा ज्यादा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं दोस्तों? मार्केट में ज्यादा थ्रो करते हैं। जब ज्यादा मांग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी। लेकिन अगर जो टैक्स ज्यादा लगा दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आय का उनका एक भाग टैक्स के रूप में चला जाएगा, तो उनके मांग में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। कितने लोग भी सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक वस्तुएं हैं, इसमें से सार्वजनिक वस्तुएं कौन सी हैं बताइए? सार्वजनिक वस्तुएं हैं,
बिल्कुल ठीक है। सार्वजनिक वस्तुएं, क्या उत्तर होगा भाई? सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में कौन सी बातें ठीक है? दोस्तों कृपया करके थोड़ा लाइक और शेयर कर दिया करिए, निवेदन है सभी लोगों से। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है, तो थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए भैया, सार्वजनिक वस्तुएं जब भी आपके सामने आए तो ये तो इजी सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। तो सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो समाज के सभी लोगों के लिए क्या होती है दोस्तों? अवेलेबल होती है, उसमें कोई प्रतिद्वंदता नहीं पाई जाती है। ठीक है, हम भी यूज करेंगे, हमारे बगल वाला भी यूज करेगा, सभी लोग यूज करेंगे, उसमें कोई भी प्रतिद्वंदता नहीं होगी, ना ही कोई हस्तक्षेप होगा। ठीक है, तो इसमें अपवर्जन जो होता है दोस्तों, ये संभव नहीं है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। चलिए भैया सुमेलित करिए। कर का सिद्धांत तो सभी लोग जानते होंगे। कर का कौन, कितने सिद्धांत दिए थे इन्होंने? कितने सिद्धांत दिए थे? 4 दिए थे। कौन कौन याद आ रहा है? याद आ रहा है? 3 मैं बताऊंगा, एक आप बताइए। ठीक है, एक समता का, दूसरा क्या कर, एक समता का, एक निश्चितता का, एक मितव्ययता का, और एक अगला कौन सा है वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। कर का 4 सिद्धांत भैया एडम स्मिथ ने दिया था, ये तो किसी को भूलेगा नहीं। बिल्कुल ठीक है। सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत किसने दिए थे दोस्तों? फिंडले सिराज साहब ने दिए थे। क्या कहे थे आपको याद आना चाहिए। प्रभावी करापात की बात करें दोस्तों तो हिग्स इससे संबंधित है, और सार्वजनिक व्यय के लाभ की बात करें दोस्तों तो एरिक लिंडाल इससे संबंधित है। तो ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, बट आई थिंक कि आप लोग इसको सम्मिलित कर पाएंगे। अगला प्रश्न, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, है ना? चलिए, अब ये कह रहा है कि ये बताइए कि निम्न में से कौन सा तत्व भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को स्थापित करता है? थोड़ा आराम से करिएगा, गलती जो है वो प्रश्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इजी है। प्रश्न मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोग जानते होंगे, ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न की भी अलग है। ठीक है, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को स्थापित करता है? चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, आराम से करिए, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोग गलत करेंगे, गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और कोई? डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी की तरफ जा रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। चूंकि दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को स्थापित करता है, तो देश में कृषि पर निर्भर जनसंख्या का ऊंचा प्रतिशत। इट मीन्स कि क्या भैया, कि हम अपना खाद्यान्न जो है वो एक तरीके से, मतलब जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो है वो कृषि पे निर्भर है। इट मीन्स ये है कि वो अपने खाद्यान्न को जुटाने में क्या है, समर्थ है। कम से कम रोटी चावल दाल वो क्या कर सकता है कि बहुत आसानी से दोस्तों उपभोग कर सकता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को स्थापित करिए तो देश में कृषि पर निर्भर जनसंख्या का ऊंचा प्रतिशत। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भुगतान संतुलन घाटा को सही करने हेतु निम्न में से कौन सा उपाय उपयुक्त? चलिए भाई बताइए। बिल्कुल ठीक है कि भुगतान संतुलन घाटा को सही करने हेतु निम्न में से कौन सा उपाय उपयुक्त है? चलिए, भुगतान संतुलन घाटा कब होता है याद आना चाहिए। भुगतान संतुलन घाटा कब होता है आपको याद आना चाहिए, है ना? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। तो भुगतान संतुलन घाटा को ठीक करने के दो उपाय हैं, एक है मौद्रिक उपाय, दूसरा है दोस्तों गैर मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय में मुद्रा संकुचन आता है, अवमूल्यन आता है, विनिमय नियंत्रण आता है और विनिमय मूल्य ह्रास आता है। और गैर मौद्रिक उपाय क्या होता है दोस्तों?
ये होता है आयात पे प्रतिबंध लगा देना, या कोटा निर्धारित कर देना, या प्रशुल्क लगा देना। तो इसमें से क्या उत्तर होगा भाई? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि मुद्रा का आप क्या कर दीजिए, अवमूल्यन कर दीजिए, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आई डोंट थिंक कोई गलत करेगा। ठीक है, तो भुगतान संतुलन घाटा को सही करने हेतु निम्न में से कौन सा उपाय उपयुक्त है? तो मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? कल बताया गया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला प्रश्न आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बता दीजिए कि भारत में बढ़ते शहरीकरण का कारण क्या है? भारत में क्या हो रहा है कि गांवों से लोग मूव कर रहे हैं शहरों की तरफ, महानगरों की तरफ, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो पूर्वांचल में किसी गांव में रहते हैं, वो लखनऊ के लिए मूव कर रहे हैं, कुछ लोग इलाहाबाद के लिए मूव कर रहे हैं, कुछ लोग बनारस के लिए मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोग ऐसे, ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, हर जगह की बात है। वहाँ के लोग अब गाँवों को छोड़ करके शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? बताइए। छोटी सी बात है, अच्छी सी बात है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर होगा? जी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है कि शहरी क्षेत्रों में उद्योग व व्यापार में वृद्धि हो रहा है, तो इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो जब इधर रोजगार मिल रहा है तो ये लोग क्या हो रहा है दोस्तों? मूव कर रहे हैं। लोगों को रोजगार मिल रहा है, शहरों में जा रहे हैं। जहाँ गांव में इनको 500 रुपये पर डे का नहीं मिल पाता था, शहरों में जाते हैं तो इनको 1500 रुपये पर डे का मिल पाता है। बिल्कुल ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का क्या हो गया है? अतिरिक्त दबाव हो गया है। जनसंख्या का ज्यादा दबाव हो गया है। एक परिवार में बहुत सारे लोग हो गए, तो उसमें कुछ बुद्धिजीवी हुए तो वो कहे यार चलो अकेले थोड़ा सा सुकून से लाइफ को जीते हैं और कुछ रोजगार का सृजन करते हैं। तो ये भी बात ठीक है। और कृषि में कम उत्पादकता है। ठीक है, कृषि में क्या है भैया? कम उत्पादकता है। कोई सर्टेनिटी नहीं है कि हमने जितना निवेश किया है, जितना हमने कृषि में पैसा लगाया है, उतना हमें मिल ही पाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। जैसा कि देखिए, बहुत सारे शहर ऐसे हैं, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पे क्या हुआ है? सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया। अब बड़े किसान जो कम से कम 5 से 10 बीघे पे खेती किए होंगे, उन लोगों ने कितना पैसा खर्च किया होगा, लेकिन मानसून की अनिश्चितता है, तो इस वजह से क्या हुआ? उनकी फसल नष्ट हो गई, उनको हानि हो गया। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि केंद्र सरकार का विकास व्यय किसको शामिल नहीं करता है? केंद्र सरकार का विकास व्यय किसको शामिल नहीं करता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सा प्रश्न है। क्या उत्तर होगा भाई? केंद्र सरकार का विकास व्यय किसको शामिल नहीं करता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर है रे भाई? बिल्कुल ठीक है, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बी मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि केंद्र सरकार का विकास व्यय किसको शामिल नहीं करता है? ये दोस्तों रक्षा पे व्यय। ठीक है, सरकार अगर जो दोस्तों सैनिकों पे खर्च करता है, सरकार अगर जो क्या कि भारत की रक्षा हो सके, इस पे जो पैसा खर्च करता है, उससे क्या विकास होने वाला है? अगर जो 50 रुपए की एक गोली खरीद ली गई, तो वो गोली किस विकास के काम आएगी? कोई विकास नहीं है, वो केवल और केवल दुश्मन को मारने के काम आती है। तो जितने लोग भी बोले हैं, बिल्कुल ठीक बोले। अगला प्रश्न, कि वह कोटा जिसने कपड़े उद्योग व्यापार को नियंत्रित किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत आराम से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। प्रचलन में कम होते हैं, लेकिन ये प्रश्न पूछे बहुत जाते हैं। ठीक है, तो निवेदन है सभी लोगों से कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे झारखंड टीजीटी पीजीटी और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए इकोनॉमिक्स का बैच चल रहा है। आपको ए टू जेड पूरे इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। झारखंड टीजीटी का अलग बैच है, यूपी टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है। जितने लोग भी कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन किया है या जो लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं, मैं आपसे बस यही एक उम्मीद करता हूँ कि 1 घंटे आप एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट वाली क्लास को देखिए, 30 मिनट आप कम से कम नोट्स को पढ़िए, वहाँ पे 2 क्लास के नोट्स को पढ़िए, एक आप टेस्ट दीजिए जो टेस्ट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, और एक क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए। इतना देखिए दोस्तों, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें मेरे द्वारा दी जा रही है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, पूरी इकोनॉमिक्स की नोट दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपका करंट भी कवर करा दिया जाएगा। सब कुछ कवर होगा। बस आप ईमानदारी से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। और दोस्तों, एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस 2000 रुपये है। 2000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे,
या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सर ये क्लास बाद में भी मिल जाएगी, बिल्कुल ठीक है, ये क्लास बाद में मिल जाएगी। रिकॉर्डेड क्लास होती है, मतलब लाइव में पढ़ाता हूँ फिर बाद में रिकॉर्डेड हो जाता है, तो सारी वीडियो एक क्रम से अवेलेबल होंगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक है, क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी ए की बात करें, किसी ने ए की बात की है, बी की बात बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। नहीं भैया, बी की बात नहीं बोलना था, आपको ए की बात बोलना था, एम एफ ए की बात बोलना था। इसे दोस्तों एम एफ ए का जो फुल फॉर्म होता है वो मल्टी फाइबर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? मल्टी फाइबर अरेंजमेंट होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत कपड़ा उद्योग का व्यापार जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बिल्कुल ठीक है सुचिता जी, आप इस नंबर पे झारखंड टीजीटी पीजीटी का या यूपी टीजीटी पीजीटी का जो भी बैच ज्वाइन करना चाहता है, वो सिंपली दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी फीस दी गई है इस नंबर पे आप 2000 रुपये पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप में कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, पूरा आपको नोट्स दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, झारखंड स्पेशल और करेंट, सारी चीजें मेरे द्वारा कराई जाएंगी। कुछ भी आपको इधर उधर से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्न में से किसे गैर टैरिफ बाधाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर क्या बोले, गैर टैरिफ बाधाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला जो जितने लोग भी बोल रहे हैं, सूचना तकनीकी उत्पादों की गुणवत्ता की गुणवत्ता प्रमाप, स्टील एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी, और जटिल विनियामक वातावरण। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये प्रश्न दोस्तों आपके पीजीटी के एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि उस सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन फिर भी जानते रहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा जारी किया गया इंडियन एक्सपेरिमेंट फंड एक कोर्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले 3 या 4 सालों में 2 बार ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, एलटी, टीजीटी और पीजीटी को अगर जो मिला दे तो ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बता दीजिए कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा जारी किया गया इंडिया एक्सपीरियंस फंड एक कोर्स है। चलिए क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं भाई? बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा जारी किया गया इंडिया एक्सपीरियंस फंड एक कोष है जो लघु, मध्यम तथा सूक्ष्म उद्यमियों को अंश पूंजी की जरूरतों को पूरा करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि इंडिया एक्सपीरियंस फंड एक कोष है जो क्या करता है भैया, ये लघु, मध्यम तथा सूक्ष्म उद्यमियों की अंश पूंजी की जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है, अगला प्रश्न कि बेरोजगारी दर को परिभाषित करते हैं। चलिए भैया, हम बेरोजगारी को कैसे परिभाषित करते हैं? हम कहते हैं ना कि सर बहुत बेरोजगारी व्याप्त हो गई है हमारे अर्थव्यवस्था में, कैसे हम कहेंगे कि हमारे देश में बेरोजगारी है? चलिए भाई बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, सॉरी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं भैया? बी बोल रहे हैं? बी क्यों बोल रहे हैं? बी क्यों बोल रहे हैं भाई? बी बोल रहे हैं कि कार्यशील आयु जनसंख्या के अनुपात में कितने लोग बेरोजगार हैं, ये बेरोजगारी का मतलब होता है। सब गलत, सब गलत, सब गलत।
सब के सब गलत। भैया बेरोजगारी का हम आकलन क्या करते हैं? देखिए कितने सारे लोग गलत हो गए। देखिए कार्यशील आयु जनसंख्या के अनुपात में नहीं होता है भैया। ये होता है कि आप ठीक है, आप 15 से 64 के बीच में आ गए, लेकिन आपके पास श्रम शक्ति ही नहीं होगा, तब कैसे आप कह सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि हम रोजगार पाने के लिए सक्षम है। श्रम शक्ति के अनुपात में कितने लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। मतलब जब भी हम लोग रोजगार और बेरोजगार की बात करते हैं तो यही तो कहते हैं कि एक व्यक्ति जो कार्य करने में सक्षम है और जो प्रचलित मजदूरी है उस पे अगर जो उसको कार्य मिल जा रहा है तो वो क्या है दोस्तों, वो उसे रोजगार मिल गया। और अगर जो उसको क्या प्रचलित मजदूरी पे काम नहीं मिल पा रहा है तो क्या हो गया, वो बेरोजगार हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए होगा ना। कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं, श्रम शक्ति के अनुपात में कितने लोग बेरोजगार हैं। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न कथन पर विचार करिए, थोड़ा धैर्य से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा, है ना। धैर्य से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा कि निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। आज के प्रश्न के लेवल थोड़े से स्टैंडर्ड है और पीजीटी अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करेगा, ऐसा मेरा मानना है इस बार। तो थोड़ा सा प्रश्न को देखिएगा, एकदम ईमानदारी से प्रश्न को पढ़िएगा, हवा में नहीं कि हेक्सर-रोलिन की मान्यताएं क्या है। बहुत सारे लोग हवा में आके पढ़ के चले जाते हैं। हेक्सर-रोलिन की मान्यताएं क्या है, रॉल्फ प्रेविस ने क्या कहा था, ठीक है, ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाते हैं। गहराई से पढ़िएगा प्रश्न को। पहला ये देखिए, ये क्या दिया है, पहला दिया गया है कथन नंबर 1 कि कृषि एवं सहायक क्रियाएं भारत की कुल श्रम शक्ति के लगभग 49% को रोजगार प्रदान करती हैं। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? और दूसरा जो है दोस्तों, कृषि क्षेत्र का भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 14.4% योगदान है। कौन सी बातें इसमें ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर जो 2019 और 2020 के 2020 और 21 के आंकड़े की बात की जाए तो ये जो है दोस्तों, ये है 17.9%, यानी लगभग दोस्तों ये 18%, ठीक है, न कि 14.4% है। तो पहला दूसरा वाला तो दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। और ये पहला वाला ऑप्शन जो है क्या, पहला वाला जो ऑप्शन है ये वाला कि कुल श्रम शक्ति के लगभग 49% को रोजगार प्रदान करता है, ये दोस्तों आपका मोटा मोटी तौर पे आप कह सकते हैं कि सही है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो केवल और केवल क्या होगा, ए होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, केवल ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि काले धन को वैध करने से कोशिश के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई इस प्रश्न का? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलिए, कि काले धन को वैध करने से ऐसे रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है? चलिए, बढ़िया सा प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर बी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और कोई भाई? बिल्कुल ठीक है, बी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग भी बी की बात बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है भैया, ये वित्तीय कार्यवाही कार्यवाही कार्यबल है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, ये हुई थी 1989 में। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, वो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जो है वो फ्रांस में है, ठीक है। तो काले धन को वैध करने के से रोकने के लिए कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था है? वो है दोस्तों वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, जिसे दोस्तों FATF बोलते हैं। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1989 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? फ्रांस में है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में आय में असमानताएं मुख्य रूप से निम्न कारण होती हैं। चलिए, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की बात आ गई तो आपके दिमाग में
इधर उधर की बातें आने के बजाय बात ये आनी चाहिए कि अच्छा, जहाँ पे सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे क्या होगा कि मांग व पूर्तियों की शक्ति के आधार पे ही वस्तुओं की कीमत जो होगी वो निर्धारित होगी। ठीक है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। चलिए तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मुख्य कारण क्या है? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में आय में असमानता है। मतलब आय में असमानता मतलब क्या है कि अमीर बहुत ज्यादा अमीर है और गरीब जो है वो बहुत ज्यादा गरीब है। तो क्या उत्तर होगा भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी की बात बोल रहे हैं, निजी संपत्ति और विरासत, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर जो आप अंबानी फैमिली में पैदा हो गए तो भैया आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो होगी वो अमीर ही होगी। लेकिन आप किसी मलिन बस्ती में पैदा हो गए तो एक दो पीढ़ी तो कम से कम क्या हो जाएगी कि उस मलिन बस्ती में ही गुजर जाएगा। ठीक है, तो निजी संपत्ति अगर जो आपके पास है और विरासत है तो ये क्या होगा, आप हमेशा अमीर बने रहेंगे। ठीक है, आपको गरीब होने में जब तक आप खुद से कोई बेवकूफ़ी नहीं करेंगे तब तक आप गरीब नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि माइक्रो बैंकिंग का आधार किसके मार्गदर्शन पर आधारित है? चलिए इजी सा प्रश्न है कि माइक्रो बैंकिंग का आधार किसके दर्शन पर आधारित है। दोस्तों जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। प्रत्येक दिन मेरी क्लास 7 बजे से होती है। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? मोहम्मद यूनिस की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं भैया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपको पता होगा। माइक्रो बैंकिंग का आधार मोहम्मद यूनिस के दर्शन पे आधारित है दोस्तों। और ये कहाँ के थे? याद आया, ये बांग्लादेश के थे दोस्तों। और शायद 2006 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहम्मद यूनिस को नोबेल प्राइज कब मिला है? कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में वर्तमान में कौन सा सूचकांक प्रयोग नहीं होता है? चलिए भाई बताइए कि मानव विकास सूचकांक में वर्तमान में कौन सा सूचकांक प्रयोग में नहीं लाया जाता? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? याद आया, महबूब उल हक ने कितने तत्वों को शामिल किया था? 3 तत्वों को शामिल किया था। कौन कौन से तत्व थे और उसमें से कौन सा नहीं है बताइए। बिल्कुल ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं भाई? बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोलेंगे मुझे पता है। ठीक है, ये प्रति व्यक्ति सकल, ये प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद को सम्मिलित करते हैं, शिक्षा को सम्मिलित करते हैं, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को सम्मिलित करते हैं, लेकिन रोजगार दरों से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला, जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि दर का अर्थ है, अगर जो जनसंख्या की वृद्धि, हम अगर जो जनसंख्या का आपका जनसंख्या जो है आपकी बढ़ रही है। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो सतत रूप से काफी तेज है। तो क्या मतलब हुआ भाई इसका बताइए मुझे। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे आपको जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत याद आ जाना चाहिए। उसके अंतर्गत जनांकिकी संक्रमण के अंतर्गत दोस्तों जनसंख्या की 3 अवस्थाओं को बताया गया है। पहली अवस्था में क्या होता है दोस्तों, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचा होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पिछड़ी होती है, लोगों को बहुत ज्ञान होता नहीं है, तो जन्म दर भी बहुत ज्यादा होता है और शिक्षा स्वास्थ्य पिछड़ा होता है। तो इस वजह से भी इस स्वास्थ्य पिछड़ा होता है तो मृत्यु दर भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे तो जनसंख्या संतुलन की स्थिति। दूसरी स्थिति में जनसंख्या थोड़ा सा विकास कर जाती है, शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर क्या होता है, बेहतर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मृत्यु दर में कमी आती है, लेकिन जन्म दर वैसा बना रहता है, तो ये जनसंख्या विस्फोट की अवस्था होती है। तीसरा अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो जाता है दोस्तों, समान हो जाता है, क्योंकि लोगों के अंदर क्या आ जाता है, जागरूकता आ जाती है। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी की बात बोल रहे हैं, मृत्यु और जन्म दर में अंतर, दरों में अंतर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे
बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वस्तु या विशुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्त व्यक्त की जाती है। चलिए भैया, वस्तु विनिमय व्यापार शर्त को हम कैसे व्यक्त करते हैं बताइए मुझे। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा दोस्तों? थोड़ा सा सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से, इतने सारे लोग क्लास को देख रहे हैं, थोड़ा सा एक बार लाइक और शेयर तो बनता है यार। क्लास को जरूर लाइक शेयर किया करिए। 2 घंटे की क्लास नॉन स्टॉप प्लीज आती है, तो यार इतना तो बनता है, थोड़ा लाइक शेयर, ठीक है। चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो क्या क्या आपको यहाँ पे याद आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, जी बोल रहे हैं सभी वाले, कितने लोग हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इजी सी बात है, आपको पता होनी चाहिए कि वस्तु व्यापार की वस्तु अथवा सकल अथवा सॉरी व्यापार विशुद्ध वस्तु विनिमय शर्त जो है, ये निर्यातों की कीमत अपान आयातों की कीमत के रूप में हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, लिखते हैं। एक बार नहीं, मैं कई बार बताया। फिर इसे निर्यातों का कीमत सूचकांक एवं आयातों का कीमत सूचकांक के रूप में लिखते हैं। बिल्कुल ठीक है। और x इंटू 100 अपान निर्यातों का कीमत सूचकांक अपान आयातों का कीमत सूचकांक इंटू 100 के रूप में भी लिखते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बोल रहे हैं, इनमें से सभी सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, माना ए एवं बी व्यापार सहयोगी राष्ट्र हैं और राष्ट्र बी के प्रस्ताव वक्र की लोच अनंत है, तब राष्ट्र ए होगा। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, माना ए एवं बी व्यापार सहयोगी राष्ट्र है, मतलब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, और बी के प्रस्ताव वक्र की लोच जो है वो अनंत होगी, तब राष्ट्र ए कैसा होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और कोई? और कोई? तो इसके लिए तो दोस्तों आपको ईमानदारी से कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको एक लाइन में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो माना ए एवं बी व्यापार सहयोगी राष्ट्र हैं, यदि राष्ट्र बी के प्रस्ताव वक्र की लोच अनंत होगी, तब ऐसी स्थिति में जो दोस्तों राष्ट्र ए होगा, ये क्या होगा दोस्तों? छोटा होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि जिन लोगों ने भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किया, जरूर ज्वाइन करिए। यूपी टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है। वहाँ पे मेरे द्वारा आपको सारी कॉन्सेप्ट पढ़ाई जाएगी, कुछ भी छूटेगा नहीं। ईमानदारी से एक एक क्लास को देखते रहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत करते रहेंगे। 1 घंटे एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट पढ़िए, 30 मिनट नोट्स को पढ़िए, एक टेस्ट पेपर दीजिए रोज, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दीजिए। जो सारी चीजें मेरे द्वारा आपको दी जा रही हैं, ईमानदारी से वहां पे बढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस 2000 रुपये है दोस्तों। 2000 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा इस नंबर पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। चलिए भाई, बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि अंतर उद्योग मॉडल आधारित है, किस पे आधारित है भाई? ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, एक ही तरफ बहुत सारे लोग जा रहे भाई, बहुत महानुभाव एक ही तरफ जा रहे हैं। इनमें क्या है? तुलनात्मक लागत सिद्धांत। कैसे होगा भाई? अंतर उद्योग व्यापार मॉडल है जो दोस्तों, ये उत्पाद विभेद पे आधारित है, ठीक है। अंतर उद्योग मतलब उद्योगों में क्या हो रहा है, एक तरीके से अंतर हो रहा है, अगर जो आसान भाषा में याद करें तो अंतर उद्योग मतलब अलग अलग उद्योग। तो यहाँ पे जो अलग अलग उद्योग होंगे, उसमें उत्पाद भी तो अलग अलग होंगे भैया, उत्पाद विभेद होगा ना। तो कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं भाई, ये में क्या है ऐसा? तुलनात्मक लागत सिद्धांत थोड़ी ना होगा, ये उत्पाद विभेद होगा। तो जितने लोग भी पलट रहे हैं डी के तरफ, आप लोग ठीक है, आज के बाद गलत ना करिए, ठीक है। आज के बाद गलती नहीं होनी चाहिए। तो मतलब क्या है, एक तरीके से याद रख सकते हैं कि अंतर उद्योग मतलब उद्योगों में क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है, और उद्योगों में अंतर है जब, तो भैया जाहिर सी बात है कि उत्पाद का क्या होगा, विभेद विभेद होगा। कोई साबुन बना रहा है,
ठीक है, कोई साबुन बना रहा है, कोई शैम्पू बना रहा है, ठीक है, अलग अलग उद्योग है, तो इनके प्रोडक्ट में भी क्या है दोस्तों, विविधता है। ठीक है, अगला प्रश्न कि गैर स्थिर विदेशी विनिमय बाजार के अंतर्गत एक राष्ट्र के भुगतान संतुलन का आधिक्य खत्म किया जाएगा। चलिए, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? और देखिए दोस्तों, धैर्य बहुत जरूरी चीज है, धैर्य बहुत जरूरी चीज है। सफलता प्राप्त करनी है तो धैर्य बहुत जरूरी चीज है। धैर्य और मेहनत बहुत जरूरी चीज है। बहुत सारे लोग 2-4 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद कहते हैं चलो जब डेट आएगा तो देखा जाएगा। डेट आपके एग्जाम की जल्दी ही आने वाली है, ये बात भी आप मान के चलिए। ठीक है, तो धैर्य के साथ लगे रहिए, जरूर सफलता मिलेगी। जिसने भी जिंदगी में मेहनत किया उसको सफलता जरूर मिली है, आपको भी मिलेगी। बशर्ते अपनी तरफ से कुछ वो गलतियां ना करिए जो जनरली बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, जनरली यूट्यूब पे कौन सी गलती होती है? यूट्यूब पे यही गलती होती है कि अननेसेसरी बातें बहुत होती हैं, है ना? तो अगर जो जनरली आप गलती कर रहे हैं, फिर एग्जाम का आपका रिजल्ट आएगा, फिर आप कहेंगे सर हमारा हुआ नहीं, हमने पढ़ा तो बहुत था, आयोग ने ही गड़बड़ कर दिया। तो जनरली जो गलतियां होती हैं उसको एग्जाम टाइम देखिए, बात करना बहुत जरूरी है, थोड़ा बहुत बात भी जरूरी है। मैं बिल्कुल स्वीकृति देता हूँ कि थोड़ा बहुत बात करिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पूरी क्लास जो है उसमें आपका माइंड सेट बना रहे केवल बात करने का। ठीक है, ये बातचीत तो जिंदगी भर चलती रहेगी, लेकिन एक कलेक्शन मिल जाएगा तो जिंदगी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। चलिए, तो गैर गैर स्थिर विदेशी विनिमय व्यापार के अंतर्गत एक राष्ट्र के भुगतान संतुलन का आधिक्य खत्म किया जाएगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, करेंसी के अवमूल्यन से। शायद कल ही दोस्तों हम लोगों ने इस प्रश्न को ठीक से देखा था। ठीक है, तो देखिए, गैर स्थिर विदेशी विनिमय बाजार के अंतर्गत एक राष्ट्र के भुगतान संतुलन का आधिक्य करेंसी के अवमूल्यन से क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हैक्सर ओलिन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत के व्यापार का आधार नहीं है? चलिए, बढ़िया सा प्रश्न है, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हैक्सर ओलिन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में व्यापार का आधार नहीं है? नहीं की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। नहीं की बात हो रहा है, गलती नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर जब हेक्सर ओलिन आया तो आपको याद आना चाहिए भाई, क्या कहते हैं, क्यों व्यापार होता है? आपके पास प्रचुर जो साधन है उससे संबंधित आप क्या करिए, व्यापार करिए। जिस श्रम में आप दक्ष है उसी श्रम को लगा करके आप क्या करिए, उत्पादन करके व्यापार करिए। तो यहाँ पे जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं दोस्तों, जी बोल रहे हैं, सब गलत हो गए। ये पैमाने की मितव्यताओं के अंतर की बात नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, न कि ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी लोग डी बोल रहे हैं, सब गलत, सब गलत, सब गलत। ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों, पैमाने की मितव्यताओं का अंतर। ठीक है, ये पढ़े हैं क्या आप कभी पढ़े हैं क्या? ये हेक्सर ओलिन के सिद्धांत के अंतर्गत है। आपने कभी पैमाने की अमितव्यताओं का अंतर पढ़ा है क्या? ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हेक्सर ओलिन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत के आधार व्यापार का आधार नहीं है? तो पैमाने की मितव्यताओं में अंतर, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अटार्की से क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है भाई, कि अटार्की क्या होता है? अटार्की क्या होता है? अटार्की क्या होता है भाई? अटार्की बताइए, अटार्की क्या होता है? बिल्कुल ठीक है,
अटार्की क्या होता है कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल, अटार्की क्या होता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सर ये बाजार की सॉरी व्यापार की अनुपस्थिति, ठीक है, अगर जो व्यापार की अनुपस्थिति हो तो इसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? अटार्की बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी करेंगे वो ठीक करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अटार्की का मतलब क्या है कि जो व्यापार है वो अनुपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करिए। बिल्कुल ठीक है, सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करना। और जितने लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टिक कर लीजिए। फिर कहाँ से उठा के लाए हैं ये प्रश्न? मेरा काम आप लोग के सामने प्रश्न लाने का है, आपका काम है अटेम्प्ट करना, ठीक है? क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्या आज के सेशन? आज का सेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। हाँ, थोड़ा सा आज का सेशन टफ है, ये बात मैं मानूंगा कि आज का सेशन थोड़ा सा टफ है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? द वेल्थ ऑफ नेशन, ये तो इजी सी बात है भाई। वेल्थ ऑफ नेशन तो सबको पता होगा, तो ये कहाँ पे टफ है? ये तो इजी सा है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है भैया? किसकी है? कोई ऐसा महानुभाव है जो ना बता पाए? तो ये तो एडम स्मिथ साहब की है, कोई दिक्कत नहीं है। द प्योर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्वे की बात करें दोस्तों, तो ये किसकी बात है? ये जगदीश भगवती ने ये दिया था, ठीक है। उसके बाद द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें दोस्तों, तो ये जो है ये हैबरलर साहब की है, ये भी तो बहुत ईजी है। और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन की बात करें तो ये डेविड रिकार्डो साहब का है, ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो याद रखिएगा द वेल्थ ऑफ नेशन सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं एडम स्मिथ को। द प्योर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड सर्वे की बात करें तो जगदीश भगवती। द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो है बर्लर साहब आ जाते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन की बात करें तो ये आते हैं दोस्तों कौन? डेविड रिकार्डो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति के लिए प्रासंगिक नहीं है? राजकोषीय नीति के लिए कौन सा प्रासंगिक नहीं है? कल का सेशन इजी था, बिल्कुल ठीक है, कल का जो सेशन था वो इजी था, आज का सेशन बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो क्या है कि कल का सेशन थोड़ा सा इजी था, ये बात सही। कल की क्लास में मुझे भी बहुत मजा आया नहीं, क्योंकि बहुत इजी इजी प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति के लिए प्रासंगिक नहीं है? राजकोषीय नीति के लिए प्रासंगिक कौन सा नहीं है भाई? ऑप्शन नंबर, इजी सा है, ये तो बहुत इजी सा आ गया, बहुत इजी सा आ गया, ठीक है। बिल्कुल। तो जितने लोग भी डी करेंगे बिल्कुल ठीक बोलेंगे। विनिमय दर की स्थिरता हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? नहीं रखते। विनिमय दर स्थिर रहेगा तो भैया उससे क्या फायदा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा घाटा युग्म भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है? बढ़िया प्रश्न है, मजेदार सा, ठीक है। कि ये बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा घाटा युग्म भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है? चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। क्या उत्तर होगा भाई? सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? हा? एक तो राजकोषीय घाटा होता है कि नहीं होता है? एक राजकोषीय घाटा होता है और दूसरा कौन होता है भाई? एक राजकोषीय घाटा होता है और दूसरा कौन सा होता है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चालू खाता और राजकोषीय घाटा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ये दो दोस्तों सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा घाटा युग्म भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है? तो चालू खाता और राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कर दरों एवं कर आगम के मध्य उल्टा संबंध कहलाता है। इजी सा प्रश्न। कर दरों एवं कर आगम के मध्य उल्टा अर्थात विपरीत संबंध क्या कहलाता है? चलिए बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सी बोल रहे हैं, अगेन सी बोल रहे हैं, लेफर बकर बोल रहे हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे कर की दर में वृद्धि होती है वैसे वैसे कर राजस्व में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। लेकिन एक सीमा के बाद क्या होता है दोस्तों? कर की दर में वृद्धि से कर राजस्व में क्या होने लगती है? सॉरी, कर राजस्व में क्या होने लगती है? कमी आने लगती है। तो जितने लोग भी लेफर बकर को याद कर पा रहे हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो लेफर बकर का सिद्धांत हमें क्या बताता है? ये बताता है कि जैसे जैसे कर की दर में वृद्धि होती है कर राजस्व क्या होता है? बढ़ने लगता है। कर राजस्व में वृद्धि होती है, लेकिन एक निश्चित स्तर के बाद कर वृद्धि से कर राजस्व में क्या आती है दोस्तों? कमी आती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित नहीं है? चलिए, क्या उत्तर होगा भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित नहीं है? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? क्या बोल रहे हैं बताइए मुझे। सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी वाले सही या गलत? बिल्कुल ठीक है। सी वाले सही या गलत, इसका निर्णय कौन करेगा? ठीक है, तो जितने लोग भी सी की बात कर रहे हैं एब्सोल्युटली भैया आप ठीक है कि कार्य करने की योग्यता, कार्य करने की इच्छा शक्ति और उत्पादन स्तर एवं उसकी रीति, ठीक है। आय और समानता इसके अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये उत्पादन दिया गया है, ये उत्पादन दिया गया है, ठीक है। जो लोग सी नहीं कर रहे हैं, सी के अलावा वो डी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मिस्टेक ये कर रहे हैं कि ये जो उत्पादन वाला शब्द है ना, इसको वो नहीं पढ़ रहे हैं। अगर जो उत्पादन वाला वो वर्ड पढ़ लेते तो वो फिर डी नहीं करते, ठीक है। तो देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित है? सरकार जब व्यय करेगा तो उससे उत्पादन पर क्या भैया? उत्पादन का संबंध आय की असमानता या समानता से कैसे संबंधित है? कोई संबंध नहीं भैया। उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव हो सकता है कि कार्य की योग्यता में कमी, कार्य की योग्यता में वृद्धि आए, कार्य करने की इच्छा शक्ति लोगों की बढ़ेगी और उत्पादन का स्तर और रीति जो होगा उसमें वृद्धि आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक सार्वजनिक होना चाहिए, सार्वजनिक व्यय है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन सार्वजनिक व्यय होना चाहिए? थोड़ा मिस्टेक दिया गया है, ठीक है। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इजी सी बात है, इजी सी बात है। गलती नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। गलत क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों कर रहे हैं? इस प्रश्न का भाव ये है कि कौन सा सार किस जो सरकार सार्वजनिक व्यय करती है उसमें उत्पादक कौन है? ध्यान से देखिए, प्रश्न की मतलब थोड़ा सा लिखा जो गया है वो कॉम्प्लिकेटेड भले से लिखा गया है, लेकिन है प्रश्न बहुत इजी। कौन सा सार्वजनिक व्यय
उत्पादक है। बेसिकली इसको ये लिखना चाहिए, थोड़ा सा क्रम को चेंज कर दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक सार्वजनिक व्यय, ये नहीं लिखना चाहिए, कौन सा सार्वजनिक व्यय जो है वो उत्पादक है, ये लिखना चाहिए था उसको। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है दोस्तों। क्योंकि जब सरकार शिक्षा पे व्यय करेगा तो लोग क्या होंगे, शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे तो लोगों का क्या होगा, कौशल विकास होगा। जब लोगों का कौशल विकास होगा दोस्तों, तो आगे चल के क्या करेंगे कि वो उत्पादन कुशलता उनके अंतर्गत आएगी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। देखिए इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। निवेदन है कि एक बार लाइक और शेयर जरूर किया करिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आपकी क्लास होती है, तो आप रेगुलर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए क्या उत्तर होगा भाई। बिल्कुल ठीक है, सार्वजनिक यातायात। सार्वजनिक यातायात ये क्या होता है भैया, एक मेरिट वस्तुएं होती हैं। और मेरिट वस्तुओं की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेरिट वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो होती तो सार्वजनिक है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए कुछ न कुछ आपको शुल्क देना पड़ता है। तो जो सार्वजनिक यातायात है ये क्या है, मेरिट वस्तुएं। मेरिट वस्तुएं होती है क्या, ये सार्वजनिक वस्तुओं का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। होती तो सार्वजनिक ही है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ फीस देना पड़ता है। हवा जो है ये क्या है भैया, हवा जो है आपका ये सार्वजनिक वस्तु है, सबके लिए है, कोई फीस नहीं लिया जाएगा आपसे। भोजन जो है वो निजी वस्तुएं हैं, है कि नहीं है। भोजन आप करेंगे तो इसके लिए आप पैसा देंगे, और जब आप पैसा पेमेंट करेंगे तो ये आपकी निजी वस्तुएं हो गई। और सिनेमा जो हो गया ये आपकी क्या हो गई, क्लब वस्तुएं हो गई, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि आप गलत करेंगे, ठीक करेंगे सब, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेरिट वस्तुओं के लिए सही नहीं है। मेरिट वस्तुओं के लिए कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है भाई, बता दीजिए मुझे, आराम से इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो जो मेरिट वस्तुएं होती हैं दोस्तों, मैं कई बार आपको बताया कि जो मेरिट वस्तुएं होती हैं वो एक प्रकार की सार्वजनिक वस्तुएं ही होती हैं, परंतु इनकी व्यवस्था जो है ना दोस्तों, वो इनकी सार्वजनिक व्यवस्था जो है वो अलग अलग समूहों के लिए की जाती है। मतलब समान रूप से सबके ऊपर सभी लोग इसका यूज नहीं करते, अलग अलग समूहों में ऐसी वस्तुओं को क्या किया जाता है दोस्तों, बांटा जाता है, ठीक है। और जब ऐसी और इसका उदाहरण आप क्या ले सकते हैं, शिक्षा हो गया। तो शिक्षा तो एक तरीके से सार्वजनिक वस्तुओं में आ जाएगा, लेकिन भैया में क्या होगा कि आपको शिक्षा लेने के लिए पैसा जमा करने पड़ेगा। स्वास्थ्य, जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो 1 रुपए की पर्ची या 2 रुपए की पर्ची आपको लगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो होती तो ये सार्वजनिक वस्तुएं हैं, लेकिन ये क्या होता है, इसका डिवाइडेशन होता है अलग अलग क्षेत्रों में। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। मेरिट वस्तुओं का बाजार एक पूर्ण बाजार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में बाप दिए, पूर्ण बाजार का उदाहरण ये हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, सही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण बाजार का उदाहरण नहीं हुआ। देखिए मुझे बोलना कुछ और था, एक शब्द कुछ और निकल गया, ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा भैया। जब ये सरकार के नियंत्रण में है तो पूर्ण बाजार की बात ही खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि व्यापार चक्र के हिग्स सिद्धांत में उतार या मंदी तब आरंभ होती है जब, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों निवेदन है कि जिन लोगों ने भी अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जो आप यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं या झारखंड टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मेरे द्वारा ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको हर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, कम से कम समय में आपको बेहतर तैयारी कराई जाए। तो दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको A to Z कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा सकता है। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर जो आप ईमानदारी से 1 घंटे एप्लीकेशन पे पूरी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ,
30 मिनट जो इकोनॉमिक्स का मैं नोट्स देता हूँ उसको ईमानदारी से पढ़ते हैं। एक टेस्ट पेपर मैं देता हूँ वहाँ पे, अगर जो रोज आप अटेम्प्ट करते हैं, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको वहाँ पे देता हूँ वो अगर जो आप रोज देखते हैं तो विश्वास मानिए कि कहीं भी इधर उधर से कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको दोस्तों प्रोवाइड कराई जाएंगी। झारखंड टीजीटी पीजीटी का बैच अलग है, मेरे द्वारा आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, पूरा नोट्स दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, करंट भी कवर कराया जाएगा। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस 2000 रुपया दोस्तों, 2000 रुपया आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है भैया आपका? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? व्यापार चक्र के हिग्स सिद्धांत में उतार या मंदी तब आरंभ होता है जब, तो बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि ई बोल रहे हैं? हाँ, यूपी टीजीटी पीजीटी की भी क्लास चलती है और झारखंड टीजीटी पीजीटी की भी क्लास चलती है, ठीक है, दोनों क्लास चलती है, दोनों बैचेज अलग अलग हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं भैया, सी नहीं ई होगा, कि उत्प्रेरित निवेश के जो पहले के प्रभाव होते हैं, ठीक है, पाश्चात्य प्रभाव जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ई जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और हिग्स का जो व्यापार चक्र है दोस्तों वो गुणक व त्वरक के अंतः क्रिया पे आधारित है। अगर जो ये बात आपको पता होती तो आप ये प्रश्न आराम से कर लिए होते, ठीक है। तो जितने लोग भी ई बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, कि व्यापार चक्र के हिग्स सिद्धांत में उतार या मंदी तब आरंभ होता है जब उत्प्रेरित निवेश के पहले के जो प्रभाव होते हैं वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल ठीक है। अगला, गुणक की केंसियन अवधारणा के प्रभाव को व्यक्त करती है। चलिए भाई, बढ़िया सा प्रश्न बताइए। यूपी पीजीटी की टीजीटी पीजीटी की क्लास दिन में 1 बजे होती है, दिन में 1 बजे क्लास होती है, और अगर जो किसी कारणवश आप क्लास को मिस करते हैं तो वीडियो रिकॉर्डेड भी पड़ी रहती है, आप अपने साथ देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्या उत्तर हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है। अंसारी साहब फिर से ब्लॉक हो जाएंगे। गुणक की केंसियन अवधारणा के प्रभाव को व्यक्त करती है। चलिए भाई, क्या उत्तर होगा? आरिफ कौन? अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि रोजगार गुणक की अवधारणा किसने दिया था, याद आया? आरिफ कौन ने दिया था ना रोजगार गुणक की अवधारणा, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। रोजगार गुणक की अवधारणा आरिफ कौन ने दिया था, और निवेश गुणक की बात जो हमारे किन साहब हैं उन्होंने कहा था। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आय पर निवेश, ठीक है, आय पर रोजगार गुणक आरिफ कौन, और निवेश गुणक ये किन साहब इसकी बात करते हैं। तो गुणक का केंसियन अवधारणा जो है आय पर निवेश के प्रभाव को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का वास्तविक स्टॉक के कारण बढ़ता है। मुद्रा में वास्तविक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो वास्तविक स्टॉक होता है वो किसके कारण बढ़ता है भैया, बताइए। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है। वास्तविक स्टॉक क्यों बढ़ेगा यार, छोटी सी बात है, गलत ना करिए। बिल्कुल ठीक है बबीता जी, मैं आपके प्रॉब्लम को चेक करा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके प्रॉब्लम को चेक करा रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। चलिए, तो क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, और कोई भैया? देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मुद्रा का वास्तविक स्टॉक कब बढ़ेगा, तभी तो बढ़ेगा जब कीमतों में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर डी होगा ना, छोटी सी बात है, बहुत सारे लोग बी बोल रहे हैं, क्योंकि मुद्रा का जो मूल्य होता है और वास्तविक मुद्रा अर्थात जो कीमतें होती हैं इसमें व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि मुद्रा का वास्तविक स्टॉक और कीमतों में
क्या पाया जाता है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है, अर्थात एक तरीके से कह सकते हैं कि उल्टा संबंध पाया जाता है। तो वास्तविक स्टॉक, मुद्रा का वास्तविक स्टॉक तभी बढ़ेगा जब कीमतों में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका मतलब यही तो होता है ना कि जब कीमतें कम होती हैं तो मुद्रा का मूल्य क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। ठीक है, कीमतें कम होगी, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। कीमतें ज्यादा होंगी, मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये सारी चीजें तो बहुत बार देखा गया है, फिर गलत क्यों हो रहा है? अगला, मुद्रा की लेन देन मांग। चलिए बढ़िया प्रश्न बताइए। मुद्रा की लेन देन मांग, क्या कहना है भाई इस प्रश्न का? बिल्कुल ठीक है। टेस्ट पेपर में सही आंसर आपको पता चलेगा जब आप जो आपने टेस्ट दिया है उस टेस्ट पे जाइए, नीचे ऑप्शन आ रहा होगा ओवरव्यू करके, मतलब एक कोई ऑप्शन आ रहा होगा व्यू योर सोल्यूशन करके आ रहा होगा, तो उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो जो राइट वाला उत्तर होगा वो ग्रीन में आएगा, जो रॉन्ग वाला उत्तर होगा वो रेड में आएगा, है ना। और बाकी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी ही, तो पीडीएफ के द्वारा ही आप के द्वारा भी आप उत्तर देख सकते। चलिए क्या उत्तर हो गया भाई? ऑप्शन नंबर, देखिए अब मुद्रा की लेन देन मांग आ गया, तो इसका आशय क्या है भैया? आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुद्रा की लेन देन का मांग का आशय क्या होता है दोस्तों? तो ये मुद्रा की उस मात्रा से होता है जो लोग दैनिक जीवन में वस्तुओं को लेन देन के लिए क्या करते हैं, ऐसी मुद्रा को जो लोग दैनिक जीवन में वस्तुओं की लेन देन के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं कि आय के व्युत्क्रम में और ब्याज दर के अनुक्रम में ये क्या होता है? परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मुद्रास्फीति की अवधि में आरबीआई के लिए उपयुक्त नीति क्या होगी? चलिए भाई, मुद्रास्फीति अगर जो है सबमिट के बाद व्यू योर सोल्यूशन वाले सेक्शन में देखिए आपको पता चल जाएगा। जब आपने सबमिट किया होगा उसके बाद व्यू योर सोल्यूशन में देखिए आपको पता चल जाएगा। हाँ, नीचे जब स्लाइड करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा एप्लीकेशन पे आप लोग भी थोड़ा सा 2 4 10 मिनट क्या करिए कि टेक्नोलॉजी को देख लीजिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। सरकारी प्रतिभूतियों का ये क्या करता है दोस्तों? विक्रय करता है। इसको तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है। तो मुद्रास्फीति की अवधि में आरबीआई के लिए उपयुक्त नीति होगी सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। ऑप्शन नंबर डी बहुत बार देखा गया है। आगे रोजगार गुणक और निवेश गुणक याद आना चाहिए। रोजगार गुणक और निवेश गुणक याद आना चाहिए, है कि नहीं? रोजगार गुणक की अवधारणा किसने दी थी? निवेश गुणक की अवधारणा किसने दी थी? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डेल्टा एन अपान डेल्टा आई, सॉरी डेल्टा एन अपान डेल्टा एन वन याद आना चाहिए। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, कोई गलत करेगा? कोई गलत करेगा? नहीं करेगा ना? ठीक है, कब प्रस्तुत किया गया था? 1931 में। निवेश गुणक किसने प्रस्तुत किया था? अभी बताया हूँ, कमेंट करके बताइए। ये रोजगार गुणक की बात हुई, निवेश गुणक किसने प्रस्तुत किया था? कमेंट करके बताइए। सामान्य साम्यावस्था विश्लेषण में डॉन पेटिनिकन ने कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की थी भाई? बिल्कुल ठीक है, रोजगार गुणक में कौन सा आपको याद रखिएगा, निवेश गुणक में किन सा आपको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है। चलिए बताइए कि सामान्य साम्यावस्था विश्लेषण में डॉन पेटिनिकन ने कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की हुई? बिल्कुल ठीक है। चलिए क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। वास्तविक संतुलन प्रभाव की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल ठीक है। तो वास्तविक संतुलन प्रभाव की बात इन्होंने कब किया था दोस्तों? 1956 में किया था। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर
हो जाएगा। इन्होंने एक अपनी लेख लिखी थी मनी इंटरेस्ट एंड प्राइस, ये भी याद रखिएगा, पूछता है कि मनी इंटरेस्ट एंड प्राइस ये किसकी पुस्तक है, तो ये है दोस्तों डैन पेटनिकन की है, और इसी में इन्होंने वास्तविक संतुलन प्रभाव के बारे में चर्चा किया है। अगला प्रश्न, इस सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर क्या होता है? इजी सा प्रश्न है। और दोस्तों झारखंड से जितने लोग भी जुड़े हैं, आपसे मैं बता दूं कि आपको इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अभी मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो ठीक है, अभी हम लोग बाजारों में कीमत निर्धारण को पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये सारी क्लासेस आपकी इधर की खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग व्यापक रूप से एंट्री करेंगे इंडियन इकोनॉमी में, और ए टू जेड हर छोटी छोटी चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का वेटेज बहुत होने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ई बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ई बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ई बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, कि विदेशों में निवल विदेशों में निवल विदेशी है, ठीक है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी के बीच का अंतर होता है विदेशों से निवल आय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई, दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मैंने कई बार कहा कि इसको थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं मेरी बात को, ठीक है, बट क्या करूं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, टीचर की हर बात को कौन सा स्टूडेंट माना है आज तक? नहीं माना है, ठीक है। वो एक दूसरा युग हुआ करता था जब लोग मानते थे, अब लोग नहीं मानते। मैंने बहुत सारे लोगों से कहा कि थोड़ा सा नोट्स बनाइए, आपके एग्जामिनेशन के टाइम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कुछ लोगों ने बनाया, कुछ लोगों ने नहीं बनाया। मैंने बोला कि जो भी फार्मूला टाइप का चीज़ें बनता है उसको एक जगह नोट करके लिखे रहिए, ये एग्ज़ाम के टाइम में आपका समय बचाएगा, आपका बहुत सारा समय बचा देगा। कुछ लोग किए, कुछ लोग नहीं किए। अगला प्रश्न, कि व्यक्तिगत आय में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी को शामिल करते हैं? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, अपरिवर्तित कारपोरेट लाभ, इसको दोस्तों हम लोग कहाँ व्यक्तिगत आय के अंतर्गत अपरिवर्तित कारपोरेट लाभ को कहाँ शामिल? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहे हैं दोस्तों, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो जितने लोग भी नहीं दिया नहीं है ना, शामिल होते हैं, ठीक है, शामिल होते हैं, तो जितने लोग भी डी बता रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे लगा है कि वहां पे नहीं दिया है। अगला, जब उत्पादन कारकों को उसके सीमांत उत्पादों के अनुसार भुगतान किया जाता है, तो गैप दे दिया गया है कि अनुसार कुल उत्पादन सही सही निःशेष हो जाता है। चलिए अगला सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। डस्टर वाली स्टोरी, कौन सी स्टोरी डस्टर वाली? है? ठीक है, कौन सी स्टोरी मुझे याद नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, यूलर प्रमेय। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, कि जब उत्पादन कारकों को उसके सीमांत उत्पादों के अनुसार भुगतान किया जाता है, तो यूलर प्रमेय के अनुसार कुल उत्पादन सही सही निःशेष रह जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अंततः न तो उत्पादन का आधिक्य होगा और न ही उत्पादन में क्या आ जाएगी दोस्तों, कमी आ जाएगी, ठीक है। तो कुल उत्पादन सही सही निःशेष होने का मतलब ये है कि अंततः जो उत्पादन होगा वो न ही उत्पादन आधिक्य होगा और ना ही उत्पादन में कमी आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, ठीक है, कि एफ बी हार्ले के अनुसार लाभ का कारण है। हार्ले साहब के अनुसार लाभ का कारण क्या है?
बिल्कुल ठीक है। हार्ले साहब के अनुसार लाभ का कारण क्या है भाई बता। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है। चलिए, तो स्टोरी मालूम ही है तो फिर सुनने की क्या जरूरत। अब शायद उस मूड में है भी नहीं कि कोई कहानी सुना दे। ठीक है, किसी दिन मूड में होंगे सुना देंगे, क्योंकि माइंडसेट हमेशा अलग अलग होता है ना। चलिए, अब क्लास को जल्दी खत्म करना है क्योंकि 9 बजे पॉलिटी वाले सर आ जाएंगे। तो देखिए, एफ बी हार्ले के अनुसार लाभ का कारण क्या होता है। तो हार्ले साहब क्या कहते हैं भैया। हार्ले साहब ये कहते हैं कि उद्यमी जो जोखिम लेता है ना, उसके जोखिम लेने की प्रकृति के वजह से ही उसको लाभ की प्राप्ति होती है। एक उद्यमी होता है, वो देखता है कि अगर जो हम उत्पादन करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि भविष्य में हमें नुकसान भी हो सके, लेकिन फिर भी ये बात जानता रहे कि भविष्य में नुकसान हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उत्पादन करे, तो और इसके बाद उसे लाभ की प्राप्ति हो, तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, उद्यमी की जोखिम लेने के प्रकृति के कारण जो लाभ प्राप्त होता है, मतलब जो प्रतिफल प्राप्त होता है, उसी को दोस्तों लाभ कहा किसने, एफ बी हार्ले साहब ने। ठीक है, अगला प्रश्न कि किस अर्थशास्त्री ने मुनाफे को गतिशील अधिशेष के रूप में देखा था। ठीक है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई। का उत्तर होगा। ठीक है। हम्म। कि किस अर्थशास्त्री ने मुनाफे को गतिशील अधिशेष के रूप में देखा था। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इजी सा प्रश्न है, तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे। ठीक है, जितने लोग भी क्लार्क साहब की बात कर रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, ये तो इजी सा प्रश्न है, गतिशील अधिशेष की बात जे बी क्लार्क कर। ब्याज के आधुनिक सिद्धांत में ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा होगा। चलिए भैया, ब्याज का आधुनिक सिद्धांत में ब्याज का निर्धारण कहाँ होगा बताइए। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, ब्याज की संतुलित दर तथा असंतुलित आय के स्तर के उस बिंदु पे निर्धारित होता है। और ये किसके द्वारा निर्धारित होता है भैया, ये आई एस और एल एम वक्रों के द्वारा निर्धारित होता है। तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि ब्याज के आधुनिक सिद्धांत में ब्याज दर का निर्धारण जो होगा वो आई एस एल एम वक्रों के द्वारा होता है। थोड़ा आज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कम करेंगे क्योंकि टाइम कम बचा है। अगला प्रश्न कि नौ क्लासिकी अर्थशास्त्रों के अनुसार ब्याज की दर किसके द्वारा निर्धारित होती है। चलिए, कि नौ क्लासिकी अर्थविज्ञानियों के अनुसार ब्याज की दर किसके द्वारा निर्धारित होती है। थोड़ा सा जल्दी करते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ऋण निधियों की मांग व आपूर्ति के द्वारा। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि नौ शास्त्रीय अर्थविज्ञानियों के अनुसार ब्याज की दर जो है वो ऋण योग्य निधियों की मांग व आपूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। अगला, आभासी लगान क्या है। बच्चों वाला प्रश्न आ गया, मार्शल साहब याद आने चाहिए। अधिशेषवत या आभासी लगान क्या होता है। यहाँ पे रुकने की जरूरत तो है नहीं, रुकने की जरूरत है क्या यहाँ पे, रुकने की जरूरत है क्या, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि अल्पकाल में मानव निर्मित मशीनों एवं उपकरणों से व्युत्पन्न आय। ठीक है, डी होगा कि सी होगा, थोड़ा बताइए मुझे कमेंट करके, डी होगा कि सी होगा। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। अरे भाई, ये वाला तो टर्म आप जरूर हमेशा याद रखिए। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न को ट्विस्ट करके दे दिया, अमूमन जैसे दिया दिया जाता है वैसे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि अधिशेषवत या आभासी लगान जो है ये अल्पकाल में मानव निर्मित मशीनों एवं उपकरणों से व्युत्पन्न आय है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसने वितरण के सीमांत सिद्धांत को नियतार्थ रूप से सबसे पहले प्रस्तुत किया। वितरण का सीमांत सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था भैया बताइए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे, वितरण की सीमांत सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था भैया, ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ई बोलेंगे, डेविड रिकार्डो को। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
दोस्तों 2-4 प्रश्न आज रह गए तो उसको हम लोग अगले सेशन में कर लेंगे। दोस्तों जिन लोगों ने भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन में इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास को नहीं ज्वाइन किया है, आप जरूर ज्वाइन करिए। झारखंड टीजीटी पीजीटी का यहाँ पे अलग बैच है, यूपी टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है। आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं एक एक क्रम में, ठीक है। अगर जो आप ईमानदारी से पढ़ते रहेंगे ना तो कहीं भी इधर उधर से कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएंगी। दोस्तों ए टू जेड आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। कम से कम 1 घंटे रोज वीडियो लेक्चर जो मेरे द्वारा वहां पे दिया जा रहा है उसको देखा करिए। साथ ही साथ में कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स के नोट्स के साथ समस्या होती है कि नोट्स या तो मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो नोट्स को कम से कम दोस्तों 30 मिनट, ये बहुत मैं मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, ये मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, मैक्सिमम हो सकता है तो मैक्सिमम कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत सारा टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, तो एक टेस्ट आप रोज दीजिए जिससे आपको पता चल पाए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी दे रहा हूँ, तो एक पेपर को आप रोज देखिए ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपका पेपर करंट मेरे द्वारा कवर करा दिया जाएगा, झारखंड स्पेशल भी मेरे द्वारा करवा दिया जाएगा। वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम है, इट मीन एक बार अगर जो आप एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आपकी वैलिडिटी ऑफ कोर्स क्या हो जाएगी, लाइफ टाइम की होगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस 2000 रुपये है। तो एडमिशन लेने के लिए दोस्तों झारखंड टीजीटी पीजीटी या यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए 2000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करने पड़ेंगे। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 7 बजे टेस्ट प्रारंभ कर दें मतलब, चलिए थोड़ा कमेंट पढ़ लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच सीमा जी, थैंक यू वेरी मच तस्नीम जी, सुनीता तिवारी जी, अनिल जी, रेणु जी, IM जी, विकास कुमार जी, अफसाना सिद्दीकी जी, जूही जी, रश्मि जी, बबीता जी, प्रभु जी, निरुपमा जी, ललिता जी, वैभव जी, रागिनी जी, अनिल जी, वंदना उपाध्याय जी, ठीक है। जिसको भी ज्वाइन करना है नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है। जूही जी, रत्नेश कुमार जी, लाल बहादुर जी, विकास जी, रमेश भारती जी, उर्मिला जी, सुरेंद्र जी, IM जी, वंदना जी, ठीक है, अंकित जी, अफसाना जी, शिवानी जी, सुनीता तिवारी जी, बबीता जी, बिल्कुल बबीता जी आप पे मैं कार्य कर रहा हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। निरुपमा पटेल जी, राजेश जी, जयंत जी, रीता जी, अमरेश जी, सुचिता जी, वंदना जी, थैंक यू वेरी मच जितेंद्र जी और रुखसार खातून जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।